नक्षत्र डिजिटल में आपका स्वागत है। रिपोर्टर स्टॉक में एक बार फिर हम घाटशिला उपचुनाव को लेकर के बात करेंगे। मैं हूं कमल कुमार और हमारे साथ हैं नवीन शर्मा। उपचुनाव जो घाटशिला का होना है इस बार, नवीन क्या लग रहा है कि क्या परिस्थितियां रहेगी? लगातार ये कही जा रही बातें कि नहीं, जेएमएम और जो इंडिया गठबंधन है उसके कैंडिडेट आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। आप क्या देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिगुल फूंक दिया है। अभी पिछले दिनों कोलकाता से जब वो झारखंड आ रहे थे तो इस दरमियान वो बाई रोड आए और बड़ागोड़ा के जो विधायक है समीर मोहंती, उनसे मुलाकात की। बड़ागोड़ा में रुके भी, जाहिर तौर पर उन्होंने हाव भाव जो है विधानसभा की जानने और समझने की कोशिश की है। कुल मिलाकर के ये देखिए कि जिस तरीके से इस सीट को लेकर के बिना नाम का अनाउंस किए हुए, अभी तक कोई नाम अनाउंस नहीं है, लेकिन रामदास जी के बेटे जो है मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। लगातार वो पंचायत स्तर पर जाकर के, बूथ स्तर पर जाकर के अब जनसंपर्क जो है शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस सीट पर अभी से ही सरेंडर करती नजर आ रही है। एक दिक्कत बीजेपी के साथ ये है कि एक तो कैंडिडेट अनाउंस करने में देरी करती है, अभी तक कैंडिडेट का अनाउंस नहीं हुआ है। कई तरह का कंफ्यूजन जो है वो वहां पर अभी तक बना हुआ है, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। चंपई सोरेन अपने बेटे के साथ घूम तो रहे हैं, लेकिन तय नहीं है कि उनके बेटे को टिकट मिल जाएगा। दूसरी तरफ देखिए कि अर्जुन मुंडा का नाम आ रहा है कि उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नाम अनाउंस नहीं किया है। लेकिन यह तय है कि रामदास सोरेन जी के बेटे वहां से चुनाव लड़ेंगे, कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं। जिला कमेटी ने भी नाम तय करके भेज दिया है। अब बस इंतजार है कि कब सोमेश सोरेन मंत्री बनेंगे और उसके बाद मंत्री बनने के बाद जब वो क्षेत्र में जाएंगे उस समय लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी। कुल मिलाकर देखिए अभी से ही पलड़ा जो है वो बहुत हद तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुझे तो भारी दिखता है। आप लगातार ये बोल रहे हैं कि जेएमएम ने भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की, इंडिया गठबंधन की ओर से भी अब तक कैंडिडेट के नाम नहीं, जेएमएम का लगभग तय है, लेकिन उसमें कोई कंफ्यूजन क्यों देखा जाए तो एनडीए गठबंधन की ओर से भी नहीं हुआ है तय कि कौन इसमें चुनावी मैदान में उतरेगा। एनडीए के साथ अगर अर्जुन मुंडा आ जाते हैं तो क्या लगता है इतनी आसानी से जेएमएम इस सीट को निकाल सकती है? क्योंकि आपको क्या लगता है कि अर्जुन सोमेश जो सोरेन की आप बात कर रहे हैं, राजनीतिक की राह तक नहीं जानते हैं, क्या वो सिर्फ सिंपैथी वोट पे जीत पाएंगे? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एकदम स्पष्ट पता है, एक तो उपचुनाव है, एग्जिस्टिंग सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, यही ज्यादा चांस बन जाता है कि उपचुनाव सरकार के पक्ष में जाएगा। अब ऐसे में क्या अर्जुन मुंडा को दांव पर लगाया जा सकता है? अर्जुन मुंडा छोटे नेता नहीं भाई, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के कई दफा, बड़े चेहरा है। अब उनको बीजेपी साइड लाइन लगाना चाहती है तो लगा सकती है, बेशक उन पर दांव लगाए। लेकिन अब जहां तक अब बाबूलाल की बात करें तो बाबूलाल तब भी प्रभावी नहीं थे घाटशिला में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर उनको 21 लगभग वो 21,000 के मतों से वो हार गए, अलग बात है। लेकिन अभी तक जो स्थितियां हैं, आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब बूथ स्तर पर भी जो उसके प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी जो लगभग नाम तय है, बस यहां से एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है, वो मेहनत करना शुरू कर दिए बूथ स्तर पर। दूसरी तरफ इसके बनस्पति बीजेपी तो कहीं दिख नहीं रहा है कि उसे कैसे मेहनत करना है, क्या करना है, कैसे, ये कहीं नहीं दिखता है। चंपई सोरेन के बेटे को अगर बनाता है बीजेपी, कैंडिडेट अपना बनाती है, तो क्या लगता है 20,000 21,000 से हारे थे, हो सकता है कि इस बार वो जीत हासिल कर ले, क्योंकि सोमेश सोरेन सिर्फ सिंपैथी वोट पर ही आएंगे जो लग रहा है। मंत्री बन जाने पर ऐसा नहीं कि वो चुनाव जीत ही जाए। पिछली बार भी जेएमएम की तरफ से एक बेबी देवी को मंत्री बनाया गया था, लेकिन रिजल्ट क्या? मैंने ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि राजनीति का राह नहीं उनको पता है, अंततः ठीक है सहानुभूति वोट से जीत भी जाए लेकिन दूसरी दफा हार जाएंगे, ये सब चीजें हैं। तो दूसरी दफा के बाद दूसरी दफा, अभी 4 साल तो मंत्री रहेंगे ना। अब देखिए, जहां तक बेबी देवी का आप जिक्र कर रहे हैं तो बेबी देवी को किसने हराया? डुमरी से बहुत मजबूत प्रत्याशी थे वहां पर भाई, जयराम महतो, क्रांतिकारी लीडर। उसने जो एग्जाम्पल सेट किया झारखंड में, तो वो तो झारखंड के सभी सीटों पर उसने लोगों को जो है आश्चर्यचकित किया। उसके कई सारे आप सीटों पर देख लीजिए कि किस तरीके से उसने वोट लाया। क्या घाटशिला विधानसभा की बात कर लीजिए ना, वहां पर जो उनका रामदास सोरेन, रामदास मुर्मू प्रत्याशी हुआ करता, वहां जेएलके का प्रत्याशी था, और उसने भी आश्चर्यचकित किया। तो देखिए, कुल मिलाकर मुझे जो स्थितियां लग रही हैं, जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत सुनियोजित तरीके से उनके पिता के श्राद्ध क्रम के बाद से ही सोमेश सोरेन जो है वो फील्डिंग करना शुरू कर दिए। बहुत साफ शब्दों में, फील्डिंग बहुत कॉमन वर्ड है,
बातचीत की भाषा है, वो फील्डिंग अपने विधानसभा के लिए शुरू कर दिए हैं। लेकिन बीजेपी कहीं भी उसके इतर, मुझे फिलहाल तो वो फील्ड में कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए अब बीजेपी की क्या कुछ रणनीति, आप कह रहे हैं अर्जुन मुंडा आ जाएंगे, आप कह रहे हैं बाबूलाल जो है बाबूलाल सोरेन जो है वो वहां पर एक्टिव हो गए जीत हैं। सकते हैं। बाबूलाल सोरेन जी के साथ दिक्कत ये है कि वो घाटशिला में जब विधानसभा के चुनाव थे, पिछली दफा असेंबलीज के इलेक्शन थे, उस वक्त भी वो बहुत एक्टिव नहीं थे, उनको बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। वो जिस तरीके का मेहनत उनको करना चाहिए था वो नहीं किए। ये तो कैडर वोट है भाई, जो भी वोट मिला बाबूलाल जी को वो बीजेपी का कैडर वोट था, वो बाबूलाल का वोट नहीं था। इसलिए व्यक्तिगत तौर पे अगर आप कहेंगे प्रभावी, तो मुझे प्रभावी नहीं लगता है। हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए यह भी ऐतिहासिक क्षण होगा अगर भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में कुछ बेहतर कर पाए और वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा तो वो कैडर का ही वोट मिलेगा। अच्छा, एक चीज है नवीन, ठीक है, जेएमएम की ओर से आपका कहना है कि आसानी से वो निकाल सकते हैं सीट को, जिस तरह से पहले भी ऐसा हुआ, लेकिन आखिर एक दो महीने के अंदर जिस तरह से सूचनाएं हैं कि भाई सितंबर में ही ताजपोशी हो सकती है मंत्री पद की, नवंबर में चुनाव हो सकता है, क्यों लेट कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडिडेट को लेकर? नहीं ठीक है, आपने सही कहा कि जब सारी चीजें तय है तो इसमें देरी क्यों। अब ये पार्टी का इंटरनल मसला होगा, हेमंत सोरेन की एक अपनी राजनीति होगी, ये तमाम चीजों पर वो क्या कुछ नफा नुकसान देख रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन आपने सही कहा कि अगर कैंडिडेट डिक्लेयर है तो जो रणनीति है उस रणनीति के तहत मंत्री बनाना है तो मंत्री बना करके आप फील्ड में उतार दीजिए। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को लेकर के अभी से आश्वस्त है कि वहां पर जीत में कोई परेशानी नहीं होगी, तो जीत को लेकर के आश्वस्त है। और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अनाउंस की भी नहीं है और एक तरह से अनाउंस कर भी दिया। तो क्या लगता है कि अगर मंत्री बना करके उनके जनता के बीच ले जाया जाए चुनाव में, तो जनता हाथों हाथ ले लेगी और उन्हें दे देगी? किस बिना पर देगी, किस आधार पर उनको वोट देगी, किस आधार पर जिताएगी? आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आसानी से जीत सकते नहीं ठीक है, आपने सही कहा कि सोमेश सोरेन को राजनीति का नहीं पता है, लेकिन ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। देश में कई ऐसे बड़े राजनेता हुए जिनके पुत्र उड़ते हुए राजनीति में गिरे और चुनाव भी लड़ा, जीता भी। वो अपने दम पर चुनाव नहीं जीते थे, पार्टी के दम पर चुनाव जीते थे, कैडर के दम पर चुनाव जीते थे और अपने पिता की विरासत के दम पर चुनाव जीते थे। विरासत किया है। बेबी देवी, क्या आप कितना बड़ा वजूद था बेबी देवी को? क्या जगन्नाथ महतो के निधन के पहले बेबी देवी को कोई जानता भी था क्या? लेकिन राजनीति में इंट्रोड्यूस किया गया और देखिए वो मंत्री भी बनी। कितना बोल पाती थी बेबी देवी के लिए तो एक ऐतिहासिक क्षण भी था जब वो महिला बाल विकास आयोग की तरफ से मैया सम्मान योजना का अनाउंस किया गया था और पूरे झारखंड में वो घूमी भी थी। तो ठीक है, अब राजनीतिक वजूद किसका क्या है नहीं है, लेकिन अगर पार्टी का समर्थन कैंडिडेट्स के साथ वहाँ के जो कैडर वोटर अगर जुड़ते हैं, पार्टी का वोट बैंक जुड़ता है तो किसी को भी महान बना सकता है। भाई जगन्नाथ महतो, आप जयराम महतो को ले लीजिए ना, जयराम महतो का कोई पुराना राजनीतिक वजूद तो था नहीं, उसने क्रांति किया, लोगों को, हाँ, लोगों को एक विकल्प दिया, स्टूडेंट लीडर के रूप में जाने जाते रहे, हर ज्वलंत मुद्दों पर बोलते रहे, विधायक बने और निर्दलीय विधायक बने। जाहिर सी बात है, मतलब नवीन की एक विरासत की राजनीति जो मिलनी है, एक मंत्री पद मिल सकता है और वो जीत सकते हैं। भाजपा की ओर से भी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। अर्जुन मुंडा अगर कैंडिडेट होता है तब भी थोड़ी सी नहीं, मुझे लगता है कि आपने सही, अर्जुन मुंडा, अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ सोच रही है, लेकिन अगर बीजेपी चूक अगर नहीं करना चाहती है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को भी अपना कैंडिडेट बिना किसी विवाद के अभी अनाउंस कर देना चाहिए। लक्ष्मण टुडू लगातार लगे हुए, देखिए एक बार लक्ष्मण टुडू विधायक भी बने वहां से, रामदास सोरेन दूसरी बार विधायक बने थे, 3 बार विधायक बने हैं, लेकिन एक बार बीच में वो चुनाव हार गए थे। तो लक्ष्मण टुडू जो है वो लगातार बने हुए हैं। लॉबी भी जो है घाटशिला विधानसभा को लेकर के मैं बता रहा हूं, वहां पे 4-5 लॉबी है। इसीलिए बीजेपी को मैं बैकफुट पर देख रहा हूं, क्योंकि इतनी लॉबियां हैं वहां पर कि बहुत ज्यादा नुकसान जो है लॉबी से बीजेपी को हो जाएगा। और बीजेपी अगर ये गुटबाजी और लॉबी को नहीं पाट पाई, नहीं मैनेज कर पाई, तो मुझे नहीं लगता है कि वो उपचुनाव में कहीं नजर भी आएगी। मतलब जेएमएम के ओर से आपका कहना है ना गुटबाजी है, आसानी से निकाल तो वहाँ चीजें स्पष्ट है भाई, पार्टी, आप कोई विवाद ही नहीं, दूसरा कोई खड़ा। आप इधर देखिए लक्ष्मण टुडू टिकट मांग रहे हैं, इधर आप देखिए कि आप ऑलरेडी आप देख लीजिए यहाँ से जो बाबूलाल सोरेन है
उसके बाद आप देख लीजिए अलग से जो और विधायक जो है मैंने कई लोग जो हैं वो दावेदारी में लगे हुए हैं। तो ये देखना होगा, बीजेपी में कोई एक नेता नहीं होता। और बड़ी बात यह है कि क्षेत्र के लोग तय नहीं करते, वो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अब क्या करेगा नहीं करेगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बातें जो हैं हमारे दर्शक पर भी छोड़ देनी चाहिए। आप बता सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि घाटशिला उपचुनाव में इस बार क्या होने वाला है, कौन प्रत्याशी सबसे ज्यादा मजबूत होगा, क्या अगर सोमेश मंत्री बनते हैं तो उनको जिताना जो है क्या उस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लिए सही होगा। तो तमाम बातें आप हमारी बातचीत जो है कमेंट बॉक्स में जाइए, हम उस कमेंट्स को पढ़ेंगे भी और अगले डिस्कस में बात भी करेंगे कि किसने क्या कमेंट किया है। तो बिल्कुल कमेंट करें इस बारे में। फिलहाल रिपोर्टर्स टॉक में घाटशिला अपडेट को लेकर इतना ही। एक बार फिर हम इसके अपडेट्स के साथ आपके सामने आएंगे ताकि जनता तक सारी बातें पहुंच सके। कमल एक चीज और, बेल आइकन को दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।